नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल हमने वीडियो बनाया था संधि पे, स्वर संधि। तो आज हम बताएंगे व्यंजन संधि के विषय में। तो स्वर संधि के विषय में हमने कल जो बताया था कि स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि, स्वर संधि कहते हैं। आज हम बताएंगे आपको कि व्यंजन संधि में व्यंजन जैसे कि वर्णमाला हम इसके पहले पढ़ा चुके हैं, उसमें बताए थे कि एक स्वर होता है, 11 स्वरों की संख्या है। उसके बाद व्यंजन है, फिर अयोगवाह है, अयोगवाह में विसर्ग है। तो उसी तरह से यहाँ संधि को भी हमने 3 वर्गों में बांटा है। एक स्वर संधि है, एक व्यंजन। अब व्यंजन में हमने वर्णमाला में बता चुका है कि व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण व्यंजन, एक होता है शुद्ध व्यंजन। तो देखिए, शुद्ध व्यंजन जैसे क, ये पूर्ण व्यंजन है, लेकिन शुद्ध व्यंजन में क्या होगा, ये हलंत लग जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ से अ जो है ये निकल गया है और यह व्यंजन के रूप में आया है और इसमें हलंत लगा है। हलंत का मतलब होता है कि इसमें स्वर रहित। तो ये चीज़ हम वर्णमाला में पढ़ा चुके हैं। अब चूँकि आज हम व्यंजन पढ़ा रहे हैं तो इसको आप लोग बेसिक चीज़ है, ये समझ लीजिए व्यंजन संधि का आधार सूत्र है, इसको आप लोग जानते रहिए। व्यंजन संधि की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें जो है हलंत लगा रहता है, यही व्यंजन संधि की इसी से पहचान होती है। तो व्यंजन संधि के विषय में एक पहला नियम ये है, पहला नियम मैं लिखवा रहा हूँ कि क, च, ट, त और प है। इसके बाद, इसके क्या है, बाद यदि वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए या फिर य, र, ल, व आए या स्वर आए, यदि वर्ग का तीसरा चौथा या फिर य, र, ल, व या फिर स्वर आता है, किसके बाद, ये सब वर्ग के क्या है, प्रथम वर्ण है, क, च, ट, त, प के बाद यदि ये आते हैं तो इसका होना क्या है, क पांचवा हो जाएगा, तीसरा, ये तीसरा हो जाएगा, क का ग हो जाएगा। ये सब देखिए व्यंजन हलंत सब में लगा रहेगा। च का ज हो जाएगा, ज, च, छ, ज, तीसरा होगा ट, ठ, ड, त, थ, द, त, थ, द और प, फ, ब। देखिए इस तरह से ये तीसरा हो जा रहा है। ये पहला नियम है, यही होगा, ये जो है पहला नियम है। अब इसको आप लोग समझ लीजिए कि अगर किसी व्यंजन संधि में अगर क हो, च हो, ट हो, त हो, प हो, उसके बाद यदि वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए अथवा य, र, ल, व में से कोई आए अथवा स्वर आए, तो इसका जो है क का तीसरा होगा, ये जो है तीसरे में चला जाएगा, क माने ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा और प का ब हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण से इसको हम समझते हैं, जैसे एक उदाहरण है दिक और गज। अब देखिए यहाँ क है, क के बाद वर्ग का तीसरा है, ये तीसरा आ रहा है ग, तो इसका क्या हो जाएगा, क का ग हो जाएगा, क का क्या हो रहा है, ग, दिग्गज। अब देखिए हो गया, यही ये जो है हलंत यहाँ आ गया, दिग्गज। ठीक है, इस तरह से अच एक शब्द है, अच में अंत लगा है। अब देखिए च के बाद क्या आ रहा है, च के बाद स्वर आ रहा है, ये अ, तो ये ज हो जाएगा, च का क्या हो जा रहा है, ज, अजंत। क्या हो जा रहा है, अजंत। देखिए यहाँ च का ज हो जा रहा है, माने ये ज जो है इस तरह से परिवर्तन होगा। और एक जैसे है सट, उसके बाद दर्शन एक शब्द है,
अब देखिए यहाँ ट है, ट के बाद द आ रहा है, द त थ द माने तीसरा है, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा षड दर्शन। माने ये जो है देखिए ट का ड हो गया। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, वाक और जाल है। अब क्या हो जाएगा, वाक जाल माने क का क्या हो गया, क का ग हो गया, यही क का ग हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ च का जो है ज हो गया, चूंकि ज के पहले अ है तो ज पूरा हो जाएगा, ज क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जैसे एक है तत् और एक शब्द है रूप, एक शब्द है रूप। अब देखिए ये बड़ा ऊ है। अब इसमें देखिए त का क्या होगा, त का द हो जाएगा, तब हो जा रहा है तद्रूप। ये ऊ की मात्रा यहाँ आके लग जाएगा और ये आधार है यहाँ लग जाएगा। इस तरह से एक और उदाहरण समझते हैं, जैसे है जगत, धन आनंद। अब देखिए यहाँ त के बाद क्या आ रहा है, त के बाद आ जा रहा है आ, तो त का क्या होगा, न हो जाएगा, त थ द हो जाएगा, हो जाएगा जगदानंद। क्या हो जा रहा है, जगदानंद। जैसे एक उदाहरण और लीजिए, दिक और उसके बाद अगर भ्रम आ रहा है। अब देखिए यहाँ भ है, प फ ब भ, भ माने चौथा है, तो क है, क के बाद अगर चौथा वर्ण का आ रहा है तो ग होगा, तो इसका क्या होगा, दिग भ्रम। यही क का जो है ग हो गया, आधा ग। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला नियम है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा नियम देखिए, व्यंजन संधि का दूसरा नियम है कि यदि क च ट त और प, ये नियम नंबर 2 है, के बाद क्या आ जाए, न और म आ जाए। माने ये तो वर्ण का पहला है वर्ण, तो न म अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, अंग हो जाएगा, इय हो जाएगा, ट का क्या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा, त का न हो जाएगा और प का म हो जाएगा। ये नियम है। दूसरा नियम है कि अगर वर्ण का पहला अक्षर हो, उसके बाद न और म आता है, वर्ण का पहला अक्षर हो, यहाँ सब मतलब हलंत लगाते रहिएगा, क्योंकि व्यंजन संधि की यही विशेषता है, सब में क्या रहेगा, हलंत लगा रहेगा, माने शुद्ध व्यंजन जिसे कहते हैं। न म आता है तो ये पांचवा अक्षर हो जाएगा। अब इसका उदाहरण हम समझते हैं। जैसे एक है वाकमय, वाकमय। अब देखिए यहाँ क आया है, क के बाद क्या आ रहा है, न या म, न या देखिए म आ गया है, तो इसका क्या होगा, पांचवा अक्षर होगा, वांगमय। देख रहे हैं, ये पांचवा अक्षर हो जा रहा है। देखिए एक है अप धनमय। अब देखिए यहाँ प है, तो प का क्या हो जाएगा, अमय। ये क्या हो जा रहा है, अपमय। एक उदाहरण लीजिए, षट, उसके बाद है मार्ग, तो ट का क्या होगा, अड़ होगा, तो हो जाएगा षड़ मार्ग। इस तरह से माने पहला जो है पांचवें में, पहला पांचवें में बदल जा रहा है। जैसे देखिए जगत, उसके बाद है नाथ। अब त का पांचवा न है, चूंकि न आ गया है ना, न या म में से अगर कोई आए तो इसका हो जाएगा जगन्नाथ। इस तरह से देखिए एक परिवर्तन आपको देखने को, जैसे एक है
उसके बाद नीति है, एक शब्द है नीति। अब इसका क्या होगा, अब त का न हो, उन्नति, उन्नति, ये न है, नति है, तो इस देखिए त का जो है, त का क्या हो रहा है, आधा न, उन्नति। उसके बाद एक उदाहरण और देखिए, जैसे एक है सट ट, उसके बाद मास, मास माने महीना, सट मास, तो इसका जो है ट का जो है ट का ड़ होगा। इस तरह से तमाम उदाहरण माने इस फार्मूले पर बनते रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझ जाएंगे कि अगर किसी वर्ण का पहले के बाद न और म आ रहा है तो उसी का पांचवा होगा, च का पांचवा, ये पंचमाक्षर हो जा रहा है, ये पांचवा अक्षर, ये पंचवा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब देखिए तीसरा नियम ये है कि यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन आए, क्या आए, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है क से लेकर के म तक जितने भी वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो इसका होना क्या है, इसका हो जाएगा अनुस्वार, अनुस्वार होगा या फिर पंचमाक्षर होगा, पंचमाक्षर ये होगा। ये फार्मूला बता रहा है यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन आता है तो उसका क्या होगा, उसका जो है अनुस्वार हो जाएगा या फिर पंचमाक्षर होगा। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, अहम, एक शब्द है अहम, उसके बाद उसमें कार जोड़िए, तो इसका जो है पंचमाक्षर होगा या फिर अनुस्वार, आप दोनों लिख सकते हैं। जैसे इसे लिख सकते हैं अहंकार, ये देखिए अनुस्वार लगा दिए बिंदी, तो क्या हो गया, अहंकार। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अहं, अंग लगा दो, पंचमाक्षर ये है क का पंचमाक्षर क्या है, अंग, अहंकार। ये माने पंचमाक्षर म के बाद अगर स्पर्श व्यंजन देखिए का आया है तो इसका अनुस्वार भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों मान्य है। इस तरह से एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे किम धन चित। अब देखो माँ के बाद फिर च आया है तो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं किंचित, यहाँ बिंदी आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, च का पंचमाक्षर क्या होगा, इ होगा, तो इसको ऐसे लिख दो, इ में च लगा दो, किंचित। देख रहे हैं, माने आप अनुस्वार और पंचमाक्षर दोनों लिख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए, जैसे सम और गम है, सम में गम मिलाओगे तो माँ के बाद ग आया है तो इसका दो विधि, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अनुस्वार लगा दो संगम, या आप क्या लगा दिए अनुस्वार, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब ग का पंचमाक्षर क्या होगा, अंग, संग गम, ऐसे लिख दो, संगम हो गया। इस तरह से जैसे एक उदाहरण और समझते हैं, पम और उसके बाद चम। अब देखो माँ के बाद ये स्पर्श व्यंजन आया है तो इसका हो जाएगा पंचम, क्या हो जाएगा, पंचम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये अनुस्वार लगाने पे बिंदी आ जाएगा, नहीं तो च का पंचम, ऐसे आप लिख दीजिए। तो ये एक नियम है, ये तीसरा नियम है, इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए चौथा नियम ये है, चौथा नियम कहता है कि यदि त या द के बाद अगर ल आता है तो इसका हो जाएगा आधा ल पूरा ल। त या द के बाद यदि ल आता है, या फिर त या द के बाद यदि ज आता है तो इसका आधा ज फिर पूरा ज हो जाएगा। ये चौथा नियम है। इस नियम से आइए समझते हैं, ये चौथा नियम है। माने त का
अगर ल आ रहा है तो आधा ल हो जाएगा, और त और द के बाद अगर ज आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, आधा ज होगा। जैसे विपत, विपत। अब उसके बाद जाल है एक शब्द, तो देखिए त आया है यहाँ त आया है, तो त का क्या होगा, आधा ज हो जाएगा। ज आया है तो आधा ज हो जाएगा, तो विपर जाल। ये देखिए यहाँ जो है आधा ज है तो आधा ज होना तय है। जैसे एक है शब्द जगत और उसके बाद जननी आ गया, तो इसका क्या होगा, देखिए यहाँ त है, त के बाद का क्या आया है, ज आया है, तो आधा ज हो जाएगा, जगत जननी। देख रहे हैं। तो इस तरह से उदाहरण, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिससे आप समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए, सत धन जन। अब देखिए यहाँ त है, त के बाद ये फिर आधा ज हो जाएगा, सज्जन। देख रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक है शरत, शरत और लीला है, शरत उसके बाद क्या है, लीला है, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा सर। अब यहाँ ल है ना, तो देखिए ल का क्या होगा, आधा ल, सरल लीला। ये क्या हो जा रहा है, सरल लीला। जैसे उत और लंघन है, एक शब्द है लंघन, तो यहाँ त के बाद अगर ल आ रहा है तो आधा ल हो जाएगा त, तो उल्लंघन, उल्लंघन। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे एक परीक्षा में अक्सर पूछता है, परीक्षा में ज़्यादा पूछता है, उत धन ज्वल, ये वर्तनी पूछ लेता है। तो देखिए वर्तनी पूछा जाता है, तो यहाँ त के बाद अगर आधा ये ज आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आधा त का क्या होना है, त का जो है आधा ज होना है, तो बनेगा शब्द उज्ज्वल। ये परीक्षा में अक्सर पूछता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ज क्या है, आधा ज है, तो इसी नियम के तहत है। इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा नियम पे ध्यान दीजिए। पांचवा नियम बहुत ही खतरनाक नियम है। ये कहता है पंचमाक्षर, पंचमाक्षर को छोड़, पंचमाक्षर को छोड़ करके यदि ह आ जाए तो वर्ण का जो है तीसरा प्लस चौथा हो जाता है। तीसरा प्लस, देखिए तीसरा प्लस में लगा दिया हूँ। अब पंचमाक्षर कौन है आप जानते हैं, अंग है, इय है, ड़ है, न है और म है। ये पंचमाक्षर को छोड़ करके बाकी जो है क ख ग घ के बाद अगर ह आता है तो वर्ण का तीसरा चौथा होगा। जैसे एक उदाहरण है उत धनहार। अब इसे आप समझिए, यहाँ त है तो ये पंचमाक्षर नहीं है, उसके बाद ह आया है तो क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा, माने अब त का तीसरा क्या है, द है, और चौथा क्या है, ध है, उद्धार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्धार, माने ह आ रहा है। इसीलिए बहुत खतरनाक है कि ये ऐसे आ जाता है, परीक्षा में दिमाग ही काम नहीं करता। जैसे एक शब्द है उत धनहद। अब देखिए त के बाद ह आया है तो ये जो है तीसरा चौथा हो जाएगा। त का तीसरा क्या है, द और ध, उद्धत। देख रहे हैं ना, इस तरह से ऐसे शब्द बनते हैं। जैसे एक शब्द है वाक, उसके बाद हर्य है, तो यहाँ देखिए क है, पंचमाक्षर को छोड़कर क के बाद ह आया है तो इसका क्या होगा, तीसरा चौथा। अब क का तीसरा है क ख ग घ, तो हो जाएगा वाघरी।
ये हो जाएगा। ये तीसरा है, ये चौथा है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक है तत् धन हित, तत् धन हित, इसका देखिए हो रहा है, ये त का तीसरा चौथा क्या होगा, दध, तद्धित, तद्धित। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पांचवा नियम है, पांचवा नियम के विषय में बता दूं, पांचवा नियम होगा, छठा नियम है। देखिए छठा नियम ये है, यदि स्वरांत के बाद यदि मान लीजिए छ आ गया, च छ, तो इसका क्या हो जाएगा, आधा च और छ। यही छठा नियम है। बहुत आसान है व्यंजन संधि, बस एक दो बार अगर आप रिपीट करेंगे तो कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, बस लगता है कि बहुत कठिन है। जैसे स्वरांत के बाद यदि छ आए, अब इसको समझिए जैसे स्व और उसके बाद छंद है एक शब्द। अब देखिए ये वह क्या है, ये स्वर इसमें लगा है, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो आधा स तो है ही है, उसके बाद वह है, फिर अ है, यही है स्वर। तो इसके व के अंत में अ है, अ माने स्वर है, स्वरांत उसी कहते हैं। तो स्वरांत के बाद अगर छ आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा, स्वच्छंद। देख रहे हैं कितना आसान है। माने ये स्वरांत के बाद अगर छ आ रहा है तो इसमें च जुड़ जाएगा, यही जुड़ जा रहा है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, और आधन छादन, आधन छादन। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें भी वही लगा दीजिए, ये चूँकि ये स्वर ही है आ, तो आच्छादन कर दो। कोई भी माने दिक्कत आप लोगों को नहीं आ रहा है। जैसे एक और ले लीजिए, तरु धन छाया। अब देखो यहाँ ऊ की मात्रा है, तो ऊ क्या है, ऊ स्वर है, ऊ क्या है, स्वर। स्वर के बाद छ आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, तरु छाया। इसका क्या हो जा रहा है, तरु छाया। ठीक है। इस तरह से माने बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण छत्र धन छाया, छत्र धन छाया, इसका भी वही हो जाएगा, छत्र छाया। इसका क्या हो जा रहा है, छत्र छाया। जैसे एक उदाहरण बहुत बढ़िया है, परिधन छेद। अब देखो यहाँ र पे कौन सी मात्रा लगी है, ई की मात्रा। तो ई क्या है, स्वर है, स्वर के बाद छ आ रहा है, तो क्या होगा, परिच्छेद। इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए सातवां नियम है। सातवां नियम भी बहुत आसान है। यदि त के बाद स आता है, स माने कौन सा स, तालव्य स। ये त के बाद तालव्य स आता है, तो इसका भी यही हो जाएगा जो अभी हो रहा था छठे नियम में। यही है सातवां नियम। जैसे उत्धन शिष्ट। अब देखो त आया है, उसके बाद ये तालव्य स आ गया, तो क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट। माने यही ये स की जगह, तालव्य स की जगह ये छ आ जा रहा है। और अगर आप गौर करेंगे, चूंकि तालव्य स जो है और ये छ, ये सब जो है तालव्य ही है। ये सब क्या है, तालव्य। कंठ के बाद ताल आता है, और ताल में छ छ ज झ इ है, तालव्य स है, य है और ई है। हम इसको पहले वर्णमाला में पढ़ा चुके हैं। मतलब कि ये तालव्य स और छ छ का एक संबंध है उच्चारण की दृष्टि से, और वह है ये सब क्या है, ताल में आएंगे। इनका उच्चारण किससे होता है, ताल से होता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, सत के बाद आता है शास्त्र। देखिए सत के बाद यहाँ देखिए त के बाद ये आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा सत शास्त्र। देख रहे हैं ना। इस तरह से एक उदाहरण और ले लीजिए, उत धन श्वास। अब देखिए त के बाद ये तालव्य श आया है तो इसका क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। उच्छ्वास उच्छ्वास है। इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसके बाद है 8वां नियम, यदि त के बाद च आता है, त के बाद च आता है तो इसका क्या होगा, आधा च हो जाएगा। और यदि त के बाद ट आता है तो इसका भी आधा ट हो जाएगा। ये जो है 8वां नियम है। इसको आप लोग ये सूत्र मान लीजिए, यही सूत्र पे सारे शब्द बनेंगे, इसी फार्मूले पर सारे शब्द निर्मित होंगे। अब इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे उत के बाद चारण है। अब देखो त के बाद च आया तो ये जो है आधा च में, त जो है किस में हो जाएगा, च में। उच्चारण क्या हो जा रहा है, देखिए इसको उच्चारण हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। उसके बाद देखिए एक है सत धन चरित, तो इसका हो जाएगा त का क्या हो जाएगा, सच्चरित्र। सच्चरित्र, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक है शरद धन चंद्र। अब देखिए शरद धन चंद्र, तो इसका भी वही हो जाएगा, त के बाद च आ रहा है, त के बाद च आ रहा है, शरद चंद्र, शरद चंद्र हो गए। तो ये तमाम उदाहरण हैं। जैसे एक उसका भी उदाहरण लीजिए, जैसे एक है तत् धन टीका। अब ये इसका उदाहरण है, त के बाद ट आया है तो ये डबल ट, आधा ट हो जाएगा, तट्टिका। जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए, सत धन चित धन आनंद। अब देखो इसका हो जाएगा सच्चिदानंद। इसलिए त के बाद अगर च आता है, त के बाद च आता है तो आधा च हो गया, तो यहाँ देखो आधा च हो गया है, सच्चित और चित्त धन आनंद। तो त का जो है पहला नियम हमने यही बताया था, त के बाद अगर स्वर आता है तो त का द हो जाएगा, तो यहाँ द हो गया तीसरा। तो माने इसमें जो है 8वां नियम और पहला नियम दोनों है। इसमें 8वां नियम भी है और पहला नियम भी है, दोनों नियम है इसमें। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नौवां नियम ये है कि नौवां नियम देखिए, अगर री है या र है या ये है मूर्धा स, इसको क्या कहते हैं, इसको मूर्धा स कहते हैं। उसके बाद अगर न आता है तो ये जो है न किस में बदल जाएगा, ड़ में बदल जाएगा। बस यही नौवां नियम है। अगर री र या मूर्धा स के बाद न आता है तो ये ड़ में बदल जाता है। जैसे भर धन अन, तो क्या हो गया, भर ड़, ये न किस में चला गया, ड़ में बदल गया। यही नियम है। जैसे प्र धन मान, एक शब्द है मान, तो इसका क्या होगा, प्र मा, और न किस में बदल जाएगा, ड़ में, प्रमाण। देख रहे हैं तो बहुत ही आसान है। जैसे एक है री धन न, अब री के बाद अगर न आता है तो क्या हो जाएगा, रे ड़। देख रहे हैं ना। तो इस तरह से बहुत ही आसान है। जैसे भूष अन, तो अब देखिए न है, यहाँ मूर्धा स के बाद, मूर्धा स के बाद न आ रहा है तो क्या हो जाएगा, भूषण। तो माने न का क्या हो रहा है इस नियम में,
न का जो है ड़ हो रहा है, ये 9वां नियम है। एक अंतिम नियम और आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद व्यंजन संधि यहीं पर समाप्त होता है और हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में भी आया है। 10वां नियम है, व्यंजन संधि का 10वां नियम है कि यदि स्वरांत अ और आ को छोड़कर यदि स आए, ये दंत स है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये मूर्धा स हो जाएगा। यही नियम है। माने 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर में से अ और आ नहीं आना चाहिए, बाकी और जितने स्वर हैं 9 स्वर, उसके बाद अगर ये दंत स आता है तो इसका क्या हो जाएगा, मूर्धा स। जैसे उदाहरण समझते हैं, अभिधनषेक, तो देखिए यहाँ पर इसका जो है अभिषेक हो जाएगा। और लेते हैं उदाहरण विधनषम, तो यहाँ देखिए दंत स है, इसका मूर्धा स हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, निधन सिद्ध, तो निषिद्ध में अब देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, मूर्धा स, निषिद्ध। इस तरह से यह व्यंजन संधि को हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, इसे आप लोग सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।